स्वागत है आपका द प्रिंट में और खास करके पॉलिटिकल अड्डा के इस कार्यक्रम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का, जिसमें कि 2 दिन की बैठक थी। और इस 2 दिनों की बैठक में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो प्रधानमंत्री का संबोधन। प्राइम मिनिस्टर ने जो बड़ी बातें कही वो उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, खास करके पसमानदा जो मुस्लिम हैं, बोरा हैं, इसके अलावा जो सिख कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इनके बीच में बीजेपी अपने आउटरीच को कैसे बढ़ाए। एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि भरोसे का रिश्ता बनाना चाहिए हमें ये जो समुदाय है, इन समुदाय के बीच में। हालांकि ये बात उन्होंने हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्य समिति में भी कही थी, लेकिन इस बात के ढेर सारे इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो नैरेटिव है वो बीजेपी सचमुच इस समुदाय तक अपनी आउटरीच को ले जाना चाहती है, या सिर्फ हेडलाइन ग्रैब करने के लिए सिर्फ एजेंडा ड्रिवन ये स्टेटमेंट है। क्योंकि कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि उनकी ही पार्टी के ढेर सारे नेता तो मुसलमानों के खिलाफ तमाम तरह के बयान देते रहते हैं। सीटी रवि को आप कैसे रोक सकते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 विशिष्ट मेहमान हैं, प्रोफेसर बद्रीनारायण, नोटेड सोशल साइंटिस्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जीवी पंथ के डायरेक्टर, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह। तो सबसे पहले प्रोफेसर बद्रीनारायण, आपसे शुरुआत करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का ये जो मैसेज है, जो नैरेटिव उन्होंने कल राष्ट्रीय कार्य समिति में कहा, इसका आप लार्जर पर्सपेक्टिव क्या देखते हैं? सचमुच बीजेपी वो जो सेक्शन है, पसमानदा मुस्लिम है, जो वोरा हैं, उनके बीच में बीजेपी पहुंचना चाहती है, या अपने सोशल बेस को बढ़ाना चाहती है, या फिर एक कहें कि बीजेपी एक हेडलाइन ग्रैब करने के लिए, या फिर एक सिर्फ अच्छी इमेज प्रोजेक्शन के लिए ये बातें कह रही है? देखिए शंकर जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो मेरा मानना है, और मैं ये बात बहुत पहले से कह रहा हूँ, बहुत जगह पे मैंने लिखा है, और मैंने अपनी किताब रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व में इस पर बहुत बात की है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वो एक सोशल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है। यानी इस जो सोशल पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स जो सोशल करता हुआ दिखे। और ये गांधीयन मोड ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स है जो आजादी की लड़ाई के पहले शुरू हुई थी। और ये नरेंद्र मोदी बहुत ही कॉन्शियसली ये पूरे बीजेपी के स्ट्रक्चर में इसको पुश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है बीजेपी के पॉलिटिक्स में, जो पॉलिटिक्स विच लुक्स लाइक डूइंग सोशल पॉलिटिक्स। और जैसे कि बहुत सारे सोशल इशूज पर कैंपेन्स को शुरू करना, जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए गंगा को लेकर के इतना, या बहुत सारा जो, जैसे मान लीजिए टेम्पल ही, उसमें टेम्पल भी एक इशू है कि टेम्पल इज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, नो, सो एक सोशल एंटिटी है, उसके अराउंड एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू करना। तो ये एक तो जो उन्होंने कल कहा कि बीजेपी को एक सामाजिक आंदोलन बनना पड़ेगा, इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट से सोशल मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म होना होगा। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है अगर ऐसा होता है तो। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी बार बार इसको पुश कर रहे हैं पार्टी के भीतर। एक तो ये, दूसरा जो उन्होंने एक बड़ा एजेंडा सेट किया, बड़ी सर्किल, और वो सर्किल कहते हैं ना एक हाई आइडियल ऑफ डूइंग। हर नेता वैसे हाई आइडियल बोलता है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों भारतीय राजनीति बहुत फ्रैगमेटिक, बहुत ही एक संकीर्ण और संकुचित दायरे में उसकी भाषा बन के रह गई। एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे को, ये सब इन्होंने कल वाले मीटिंग में एक बड़ी भाषा भारतीय राजनीति की, जिसमें कि लास्ट मैन की बात तो हम लोग सब करते हैं, लेकिन लास्ट मैन को जिस तरह से उन्होंने सिचुएट किया कि समाज के अंतिम आदमी तक, और गरीब कल्याण योजना लगातार जो बीजेपी के जो गवर्नमेंट की फोकस है, जो लाभार्थी, जिसको कि हम लोगों ने बहुत बात की थी पिछले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लाभार्थियों पर फोकस करना। तो इस तरह से एक बड़ी भाषा भारतीय राजनीति की खड़ी करना, एक आइडियल, हाई आइडियल। अच्छा, वो उससे क्या होगा? जब हाई आइडियल की भाषा खड़ी होगी तो बड़े सपने, बड़े एस्पिरेशंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। और बड़े एस्पिरेशंस की जरूरत है बीजेपी को, बड़े सपनों की जरूरत है, क्योंकि अगला जो चुनाव है, वो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव को देख के आप बात मत करिए, आप एक बड़े आइडियल की तरफ बढ़िए। तो उसमें दोनों ही बात है। ऐसा नहीं है कि चुनाव में नहीं जीत करके आप ये बड़े आइडियल कर देंगे। चुनाव में जीतना भी जरूरी है और एक आइडियल क्रिएट भी करना जरूरी है। और वो जब आइडियल होगा, उसके साथ चुनाव एक बाई प्रोडक्ट के रूप में चलता रहेगा। चुनाव की जीत एक बाई प्रोडक्ट रहेगी। मूल चीज है कि आप एक बड़े सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की पॉलिटिक्स करिए, एक हाई आइडियल की पॉलिटिक्स करिए, और उसमें ही जनता आप पर विश्वास करती जाएगी।
यानी ये ट्रस्ट बिल्डिंग, एक तरह से ट्रस्ट कैपिटल मोदी का जो बहुत बड़ा है और वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। मुझे लगता है कल की के मीटिंग में उनकी कोशिश ये भी है कि ये ट्रस्ट कैपिटल और बड़ा हो जाए और लार्जर देन लाइफ एक इतनी बड़ी इमेज उनकी हो खुद की, हाई आइडियल। और आपको पता है कि भारतीय जनता को आइडियल बहुत पसंद है। वो भले ही चाहे जितने भी अपने जद्दोजहद से गुजरती रहे, जितने संकीर्ण दायरों से गुजरती रहे, इतने जाति और धर्म के उसमें बटी हो, लेकिन हाई आइडियल उसको बहुत प्रभावित करता है। तो एक ट्रस्ट कैपिटल बढ़ाना, एक बड़ी भाषा खड़ी करना, एक हाई आइडियल खड़ा करना और उसके थ्रू एक रियल, एक सोशल रियल की पॉलिटिक्स खड़ा करना, जिसको कहते हैं ना। और पॉलिटिक्स, जिससे मैंने कहा, पॉलिटिक्स विच लुक्स डूइंग सोशल, तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा समाज का आपके पास, और ट्रस्ट बढ़ेगा तो पार्टी अपने आप मजबूत होगी। तो अलग से प्रयास तो करेगी ही बीजेपी तो बहुत बड़ी मशीन, इलेक्शन मशीन है, लेकिन अभी तक जो उसकी व्याख्या इलेक्शन मशीन के दायरे में होती थी, प्रधानमंत्री उसको तोड़ना चाहते हैं और उसको एक बड़ी सामाजिक आंदोलन की पार्टी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। और मुझे लगता है हर आराजगी अपने शुरुआती दौर में ही शुरू होती है। आपको पता होगा बीएसपी जब कांशीराम ने शुरू की थी तो सोशल मूवमेंट की पार्टी थी, बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट में टर्न करी। गांधी ने तो शुरू ही किया था, कांग्रेस शुरू के दिनों में एक सोशल मूवमेंट की पार्टी थी, बाद में पावर की पॉलिटिक्स आपको जज्ब कर लेती है। तो उनकी कोशिश है कि इस जज्बीकरण है जो पावर का, उसको वो जानते हैं कि पावर की सीमाएं क्या है और उसको कैसे तोड़ के निकला जा सकता है। ये इस जद्दोजहद से बीजेपी पार्टी को वो निकालना चाहते हैं और एक रास्ता देना चाहते हैं। ये मेरा मानना है इसके प्रति। So, Professor Badrinath, I'll come to our original question, the question we asked, whether it's an exercise in window dressing or agenda setting. So, as you have said, okay, the Prime Minister has set the target, make it a social movement. We're talking about BJP Joro campaign, in fact, reaching out to marginalized communities. That's fine. But when the national executive meets, it's also about taking stock of where the challenges lie. Now, as far as we are told, through press conferences, of course, because they have not released, the party has not released the resolutions, so we are not exactly sure what are the specific points that they have laid stress on in the resolution, apart from what the leaders have told us in their press conferences. But the point is, why we are saying is it only about window dressing? Because if you look at the deliberations in different national executive meetings, every year agenda changes. Every year there is some new slogan. Yeah, the only thing constant there is this, praising Modi. Thank you, Modi ji, for doing this. Thank you, Modi ji, for doing that. Every leader keeps doing that. Resolutions are passed as a matter of routine, and they are not followed up. And that's why I have got some, some extracts from the 2017 National Executive Meeting. Now, in that meeting, the party took a new campaign, Sankalp Se Siddhi. And there the executive, the resolution goes, the Prime Minister Narendra Modi has set the mission for building a new India by 2022, when India completes 75 years of its independence. The Sankalp Se Siddhi program will forward the country to a new India by 2022. National Executive is of the firm view that if the 125 crore countrymen adopt the pledge of the new India, nobody can stop it from becoming a reality. And New India, which was to come in 2022, consisted of 6 pledges. And I am reading it out from the resolution. First, poverty-free India. We are committed to making India free of poverty by 2022, where everyone has a house to live, proper healthcare facilities accessible to every citizen, ample opportunities of self-employment for everyone. That's poverty-free India. Second pledge, clean India. Prime Minister has shaped the Swachh Bharat Abhiyan. It's about Swachh Bharat Abhiyan basically. Third is terrorism-free India. Fourth is casteism-free India. Our Prime Minister has pledged to eradicate the evil of social disparity in the new India. Equality in society will act as a catalyst in building a better and a strong nation by 2022. That is casteism-free India by 2022. Fifth one, communalism-free India. Sixth one, corruption-free. We pledge to make India free of corruption by 2022. Now, none of these pledges got any resonance in the next 3-4
times the national executive met, and in this national executive it was not even talked about. We did not hear anything about any of these pledges. So you go from one national executive meeting to another, come up with new slogans, some new headlines, without looking back why things that the national executive had set in its resolution, the targets, they don't even look back what has happened to those targets. Now, in this national executive meeting also, it's not just about, okay, the Prime Minister is the USP. I mean, for the BJP USP is the Prime Minister. That's fine, but there are other things the party needed to think about. Say, Himachal election, it's very easy to dismiss it saying that you have, the margin of loss was barely 1%. That's not good enough. The fact also is that you were about 49, you got about 49% vote share in last election. You came down to 43 point something or 44%. So your vote share has gone down. What has gone wrong? We saw this entire tamasha of, the rebellion from other BJP leaders. Even the Prime Minister had to reach out to them. No discussion on that. We see this we are talking about casteism free India, and then we see in Karnataka how this entire reservation gambit is being played by the ruling BJP. So there are lots of contradictions that you notice here and there. What is your take on that? एक तो मुझे ये लगता है कि एक आपने बहुत अच्छी बात कही, उनको कोट करते हुए कहा कि वो जो संकल्प शब्द है, संकल्प शब्द इस चुनाव में, आगे के चुनाव में, आगे के पूरे मोबिलाइजेशन में बीजेपी के बहुत क्रिटिकल शब्द होने जा रहा है। और ये एक तरह से सारे ग्रास रूट पर संकल्प आप देखिएगा एक बड़ा नारा होके उभरने जा रहा है, क्योंकि टू मोबिलाइज अपने कार्यकर्ताओं में क्या होता है कि पावर आपको लेथार्जिक भी बनाती है, सत्ता आपको थोड़ा बहुत ही आराम तलब भी बनाती है। उसको तोड़ने के लिए एक्चुअली प्रधानमंत्री एक साइको लैंग्वेज बोलते हैं हमेशा, यानी हमेशा एक मनोवैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और तो वो एक ऐसी भाषा खड़ा करना चाह रहे हैं जो उनके कार्डर्स को एक तरह से फिर से एक्टिवेट करे उसी तरह से। तो संकल्प और मिशन, ये जो चीज बार बार आएगी आगे के चुनाव में। दूसरा जो मार्जिनल, यानी जो मैंने कहा सोशल पॉलिटिक्स, वो एक आध बार कह चुके हैं कई जगह कि मैं सोशलिस्ट हूँ। कई जगह एक जगह उन्होंने बयान इस अर्थ में मैं सोशलिस्ट हूँ, गरीबों के बीच काम का क्या जो मैं प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, इस अर्थ में मैं सोशलिस्ट हूँ। कई जगह कई बार कह चुके हैं वो। तो इस चुनाव में भी जैसे कि अभी पिछले दिनों मीडिया प्रेडिक्ट कर रही थी कि जो पूरा फोकस है वो राम जन्मभूमि के मंदिर पर होने जा रहा है 2024 का इलेक्शन, लेकिन कल के नेशनल मीटिंग में ये साबित किया, और ये हम लोगों को पहले से भी लग रहा था कि ये गरीब कल्याण की भाषा, गरीब कल्याण की जो राजनीति है, वो चाहे राजनीति इलेक्टोरल हो, चाहे वो राजनीति सोशल हो, लेकिन वो एक बड़ी राजनीति के रूप में आगे के चुनाव में रहेगी। यानी जो पहले लाभार्थी चेतना थी, वो लाभार्थी चेतना एक्सटेंड करेगी, गरीब की राजनीति आगे बढ़ेगी। जो मार्जिनल है, मार्जिनल को एक बड़े, आपने देखा होगा कभी दलित शब्द का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं बीजेपी अपने पूरे डिस्कोर्स में। तो एक डिवाइसिव जो भाषा है, यानी उनको तोड़ के एक बड़ा जो गरीब का बाउंड्री, एक सर्कल खड़ा करने की भी कोशिश बीजेपी की लगातार रही है। प्रधानमंत्री उसमें बहुत सक्षम ढंग से उसको प्लेस कर रहे हैं अपने पूरे गवर्नेंस में, अपनी पॉलिटिकल लैंग्वेज में, अपने विकास। अब विकास का जो अर्थ है एक तरह से समाहारी है, लेकिन गरीब केंद्रित समाहारी से लास्ट मैन की बात कर रहे हैं। तो ये जो भाषा है, ये या जो पूरी कोशिश है जो कल नेशनल एक्सिक्यूटिव से उभर के आ रहा है के मीटिंग से, वो आगे के चुनाव का सचमुच 2024 के चुनाव का एक रिसोर्स मेकिंग मीटिंग है। एक तरह से रिसोर्स देती है कि आगे कैसे चलना है, आपको आगे कैसे लेके जाना है। ठीक है, बूथ की बात होगी, ठीक है CR पाटिल की भी बात होगी, ठीक है पन्ना प्रधान की भी बात होगी, पन्ना की भी बात होगी, लेकिन ये सारे जो डिवाइसेस हैं और जो गरीब केंद्रित गरीब योजना इस अभी भी 2024 में भी मुझे लगता है कि बीजेपी का जो बेड़ा पार अगर होता है तो उसमें इसकी बड़ी भूमिका होगी। यानी बेड़ा बड़े पार मतलब अगर राजनीतिक विषय उनको बनती है तो वो इनकी एक बड़ी भाषा गरीब कल्याण पर होगा। गवर्नेंस को भी उसी तरह से रिसेट किया है उन्होंने, और वही एक भाषा है जो उनको शायद सबको जोड़ के एक मेजर, अभी भी 32 करोड़ के आसपास
जो लाभार्थी समुदाय है, जिसको अगर कम भी करेंगे तो 22 करोड़ या 31 करोड़ के आसपास आ जाएगा पूरे देश में, उसकी तो है ही शक्ति, लेकिन वो लगातार अब उसको थियराइज करने की भी कोशिश है, अब उसको एक कॉन्सेप्चुअलाइज करने की भी कोशिश है। वो सिर्फ, मैं बार बार कहता हूं कि एक चेतना में ट्रांसफॉर्म कर रही है बीजेपी लाभार्थी को। लाभार्थी सिर्फ एक ग्रुप बन के नहीं रह जाए, कॉन्शियसनेस के रूप में आए, और उसके लिए थियराइज करने की जरूरत है, उसके लिए कॉन्सेप्चुअलाइज करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री एक बार बार थियराइज कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे जो इंडियन ट्रेडिशन के शब्द, उसके जो संकल्पनाएं हैं, उसको लेके आ रहे हैं। प्रोफेसर बद्रीनाथ, एक्चुअली मैं जो कह रहा था, आप संकल्प की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा था कि हर एक बार संकल्प बदलता रहता है। तो 2017 में नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में 6 संकल्प लिए गए थे, संकल्प से सिद्धि तक में। 2022 तक होना था पॉवर्टी फ्री इंडिया, कास्टिज्म फ्री इंडिया, कम्युनलिज्म फ्री इंडिया, क्लीन इंडिया, बहुत सारे संकल्प लिए। आज 5 साल पूरे हो गए, 2022 तक ही न्यू इंडिया बनना था। 2023 में जब नेशनल एग्जीक्यूटिव मिलती है तो उन संकल्पों की बात ही नहीं होती। प्रधानमंत्री जी ने जो सेट किया एजेंडा कि सोशल मूवमेंट बनना है, वो तो पार्टी को एक एजेंडा दिया, लेकिन चैलेंजेस जो पार्टी के सामने हैं, आप कास्टिज्म फ्री इंडिया की बात कर रहे थे 2017-22 तक, अब आप उसी कास्ट का पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कर्नाटक में, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पार्टी का क्या स्टैंड है उस रिजर्वेशन पॉलिटिक्स को लेके? चैलेंजेस जो आए हैं, जो आप अचानक देखते हैं कि जितना अब डिफेक्शन हो रहा है पार्टी से, रेबेलियंस जो आ रहे हैं, बीजेपी में उस स्केल का रेबेलियन कभी नहीं हुआ था जो इस बार आपने हिमाचल में देखा कि 1/4 ऑफ द सीट्स पे आपके रेबल पार्टी लीडर्स खड़े हो गए। डेफिनेटली प्रॉब्लम है पार्टी में, लीडरशिप को लेकर कई जगह इशूज है, गवर्नेंस को लेकर कई स्टेट्स में इशूज हैं। तो आपके पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा कहते हैं कि हमको 9 का 9 स्टेट इलेक्शन जीतना है मुझे इस साल, लेकिन हर एक स्टेट में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो आप नेशनल एग्जीक्यूटिव में कभी डिस्कस ही नहीं करते। पूरा एग्जीक्यूटिव होता है प्रधानमंत्री जी ने ये किया, प्रधानमंत्री जी ने वो किया। तो ये प्रधानमंत्री इनके यूएसपी हैं, लेकिन क्या नेशनल एग्जीक्यूटिव केवल इसीलिए मिलनी चाहिए, चैलेंजेस को भी देखना चाहिए नेशनल एग्जीक्यूटिव को? देखिए, चैलेंजेस पर बातें तो हुई होगी भीतर, आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आप तो कवर करते हैं पॉलिटिक्स को। मुझे लगता है चैलेंजेस पर भीतर में तो बातें हुई होंगी, लेकिन होता यह है कि आप कहने क्या जा रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं देश को, यानी बाहर की पब्लिक को। तो वो चैलेंजेस की कम चर्चा उसमें की जाती है, और उसमें बड़े कही है चैलेंजेस तो हैं पार्टी को। कई हर राज्य में अलग अलग चैलेंज है, माइक्रो लेवल पे चैलेंजेस है, और उनको ये जो 9 राज्य का चुनाव हो रहा है, अगर उसकी चैलेंजेस की प्रोफाइल आप बनाएं तो आप देखेंगे कि हर राज्य की अपनी चैलेंज है, हर राज्य अपनी तरह से चैलेंज पोज कर रहा है बीजेपी के लिए। जो उनके अपने राज्य हैं, अपने शासित राज्य हैं वो भी, और जो गैर बीजेपी राज्य हैं वो भी। लेकिन और उसमें कास्ट, ओबीसी, रिजर्वेशन, ये सारे इश्यूज आएंगे और इनको हैंडल करना होगा, और बीजेपी लगातार इस जद्दोजहद से गुजरना होगा उनको कि कैसे इन इश्यूज को एड्रेस करे। तो एक तरफ प्रैक्टिकल लेवल पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना है, दूसरी तरफ आपको एक हाई आइडियल की भाषा भी विकसित करनी है जो इन सारे चैलेंजेस को बहुत छोटा कर दे, या उनको एक ला करके एक ऐसे बकेट में रखे जिसमें एक आपका जो सोच है उसमें ये समाहित हो सके। तो एक समाहन इनका संभव हो सके, ये डाइल्यूट भी हो सके, समाहन भी हो सके। एक ब्रॉडर, ये हमेशा से रही है कि हमेशा एक ब्रॉडर कैटेगरी खड़ी करती है, भाषा खड़ी करती है, और उस ब्रॉडर भाषा और कैटेगरी में उन चैलेंजेस को कहीं ना कहीं प्लेस करना होगा। एक तो ये है, दूसरा ये है कि नेतृत्व की प्रॉब्लम, पार्टी के भीतर की अपनी जो समस्याएं हैं। लेकिन मैंने जितना समझा है, और आप मुझसे ज्यादा अच्छा इसको समझते हैं, कि बीजेपी अपने चैलेंजेस को दूर करने में सबसे सक्षम पार्टी है। यानी उसके चैलेंजेस कभी भी, उसके कॉन्फ्लिक्ट जो है, उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का जितना अच्छा मॉडल बीजेपी के विद इन सिस्टम है, वो शायद आरएसएस से आता है। और एक जो परिवार, और एक जो बना लेना, एक जो बुझा लेना, एक जो समझा लेना, जो एक सिस्टम है, वो पार्टी और उसके कार्डर्स के बीच बीजेपी बार बार इम्प्लीमेंट करती है। उसमें वो उनको, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से कर लेती है, बहुत कठिनाइयां उसमें होती हैं, और उन कठिनाइयों से पार्टी को 2024 तक गुजरना होगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, उससे नाराजगियां, हिमाचल में आपने देखा ही, उस नाराजगियों ने अपना काम भी किया। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल डिवाइसेस टू रिजॉल्व दिस चैलेंजेस अपनी तरह से काम करती हैं, और कई बार बहुत अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट भी देती है।
कई बार बहुत तरह से आपको परेशान भी करती है, बट पार्टी का नाम ही यही है, राजनीति का नाम ही यही है कि आप इस अपने जो जो कहते हैं ना संकटों के भंवर से कैसे अपने को निकालते हैं, अपनी पार्टी को निकालते हैं। और जनता में मुख्य चीज है कि अपना ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करते हैं। सबसे बड़ा संकट राजनीति में, भारतीय राजनीति में ट्रस्ट का संकट है। और जो नेता ट्रस्ट बिल्डअप कर लेता है, आप नवीन पटनायक को देखिए, आप नीतीश कुमार को देखिए, इन सब ने अपने अपने तरह से एक ट्रस्ट बिल्डिंग किया। और मोदी के पास तो सबसे बड़ा ट्रस्ट कैपिटल है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये मीटिंग उस ट्रस्ट कैपिटल को और बढ़ाएगी। Professor Badrinayan, you have done a brilliant job with that book. Republic of Hindu is a brilliant book. I have read it, thoroughly enjoyed it. और जो रिसर्च आपका ग्राउंड से है, मैं उस बेसिस पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो आई एम श्योर मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो, जो आपने ग्राउंड में जो देखा, जो आप कह रहे हैं कैसे आरएसएस जुड़ रही है, कैसे आरएसएस नए नए सेक्शंस को जोड़ रही है अपने से, उसी ग्राउंड से आपका क्या फीडबैक है? अच्छा, मोदी जी बीजेपी के सबसे बड़े वोट कैचर हैं, रहे हैं, उनके मेजर बीजेपी के एडवांटेज है उनके कारण। अगर मोदी जी जब भी whenever he decides to hang up his boots, उस समय पार्टी की स्थिति ग्राउंड पे कैसी रहेगी? मतलब बीजेपी मोदी जी के लीडरशिप में और बीजेपी बिना मोदी जी के क्या अलग होगा? जो आपके इतने अपने एक्सटेंसिव ग्राउंड वर्क किए हैं, आपके क्या असेसमेंट है? मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। और देखिए, मोदी जी के बिना पार्टी एक क्या कहते हैं ना, जो एक सिंबॉलिक एक सिंबल खो देगी। मोदी जी का रहना एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। और ग्रास रूट पे भी, यानी जो लोग नाराज होते हैं बीजेपी से, जो लोग नाराज होते हैं शासनों से, वो मोदी जी पर से खुश रहते हैं, मोदी जी पर विश्वास करते हैं। तो मोदी जी हर तरह की नाराजगी और हर तरह के उसको क्रॉस करते हुए एक बड़ा आकर्षण क्रिएट करते हैं। तो ग्रास रूट पे अगर आप जाएंगे तो आदमी नाराज है, मान लीजिए किसी भी मुख्यमंत्री से, लेकिन मोदी जी के नाम पर वो वोट करना चाहता है बीजेपी को। मान लीजिए नवीन पटनायक को वहां वोट करेगा क्योंकि नवीन पटनायक एक बड़ा आकर्षण है उसके लिए, लेकिन केंद्र के चुनाव में सोचेगा कि मोदी जी को वोट करेंगे क्योंकि मोदी जी इस तरह से ट्रस्ट कैपिटल अपने विकसित की है। और मोदी जी ने लगातार एक बीजेपी को, मैं बार बार इसलिए भाषा की बात करता हूं क्योंकि भाषा बहुत क्रूशियल है इलेक्शन पॉलिटिक्स के लिए। एक ऐसी भाषा दी है जो अगर मोदी जी के बिना वो भाषा चल भी पाएगी या कितना चल पाएगी ये कहना मुश्किल है, वो कितना सस्टेन करेगी। और उनको सेकंड लीडरशिप के रूप में आप देख रहे हैं जिस तरह से। लेकिन बीजेपी के साथ खूबी क्या है कि ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है जो अपनी ग्रास रूट स्ट्रक्चर को बहुत मजबूत रखे हुए है। और दूसरा क्या है कि अपने नेताओं की एक पूरी श्रेणी खड़ी करी हुई है। वो ठीक है कि मोदी जी के तरह के वो नेता नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं अमित शाह जिस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, यूपी इलेक्शन को भी देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, अमित शाह की स्ट्रेटेजी बनाने में, जातियों को, समाज के बहुत सारे वर्गों को जोड़ने में, दरवाजे तक जाके लोगों को बनाने में बड़ी भूमिका होती है। तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक अपनी जो सिंबॉलिक कैपिटल उनकी है। ऐसे ही ढेर सारे नेता हैं जो, लेकिन मोदी जी के बिना बीजेपी एक तरह से कहते हैं ना, छूछ, गांव में कहते हैं ना, भोजपुरी में हमारे कहा जाता है छूछ हो जाना है, तो छूछ यानी उसके बिना कुछ भी नहीं जैसा मामला है। ठीक है, पार्टी रहेगी, इलेक्शन लड़ेगी, जीतेगी, लेकिन छूछ होकर के रहेगी। तो आपकी किताब पढ़ के लगा कि काफ़ी एक्सटेंसिव आपने ग्राउंड पे रिसर्च किया है, काफ़ी लोगों से आप घूमे हैं, देखा है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर बीजेपी को मोदी जी के साथ अगर 100 वोट मिल रहे हैं, जब भी मोदी जी डिसाइड करेंगे अब रिटायर कर रहे हैं, तब बीजेपी को 100 में से कितने वोट मिलेंगे बिना मोदी जी को? मोदी जी अगर नहीं रहते हैं तो देखिए, वोट भले ही 60 मिल जाए या 50 मिल जाए मोदी जी के बिना, लेकिन वोट ही मिलना सब कुछ नहीं होता है। यानी मोदी के बिना उस 50 को लेने में आफत हो जाएगी, यानी कहते हैं ना, पसीने पसीने छूट जाएंगे। और मोदी के रहते वो 50 लेना आसान रहेगा, क्योंकि मोदी, हम लोगों ने देखा है, आपने देखा होगा यूपी इलेक्शन में जो सीट हार रहे थे लोग, वो सीट मोदी जी के कारणों से जीते। तो मोदी जी एक बड़ा आकर्षण है। जी, मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी मिलती है,
या नेशनल काउंसिल मिलता है, जब भी ये मीटिंग होती है तो एक क्षमा बन जाता है, मोदी जी सब करते रहते हैं। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है उस पे काम करना कैसे करें, वो नहीं दिखता इन मीटिंग्स में, कि सारा बस मोदी जी में लगे रहता है। देखिए, बीजेपी कई स्तरों पे काम करती है। एक तो स्तर ये है कि जहां पर आप एक लैंग्वेज सेट करते हैं, एक मैसेज देते हैं, एक इमेज बिल्डिंग का होता है, एक ब्रांड बनने का होता है। दूसरी तरफ बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल जो आप अगर दर्ज करें तो बीजेपी की स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी मीटिंग साल भर में होती हैं उनके कैडर्स की, तो आपको लग जाएगा कि बड़ा। फिर उसके साथ साथ संघ की मीटिंगें चल रही होती हैं, यानी हर प्रांत में उनके जो प्रांतीय उनका प्रांत है, हर प्रांत में मुझे तो लगता है साल भर में लगभग 200 मीटिंग्स होती हैं, उससे भी ज्यादा। और कई में मोहन भागवत जी खुद शामिल होते हैं। अभी इलाहाबाद के पास एक मीटिंग थी, इसके पहले उसके बाद बाराबंकी में एक मीटिंग थी, और तो अभी हसबोले जी का दौरा चल रहा है तमाम नॉर्थ इंडिया के क्षेत्रों में। नहीं कह रहा हूँ को वो एक उसका क्या बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन एक फीडबैक जो है लोगों से कलेक्ट होना और मिलना, और उस फीडबैक को पॉलिटिशियंस को ट्रांसफर करना, ये तो काम संघ के माध्यम से उनको आसानी से उनको मिल जाता है फीडबैक। तो एक तरफ वो काम चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की अपनी मीटिंग्स लगातार चल रही है, स्ट्रेटेजी बनने वाले काम वो चल ही रहे हैं, गवर्नेंस को पॉलिटिक्स से जोड़ने का काम चल ही रहा है, गवर्नेंस के थ्रू जो एजेंडा सेट करते हैं, यानी विकास में जो टारगेट ग्रुप का उनको जोड़ना, वो सब चल ही रहा है। तो ये तो एक नेशनल एक्सक्लूसिव की मीटिंग एक जो कल जो हुआ, या दिल्ली में होना या हैदराबाद में होना, ये वहां की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने के लिए, यानी ब्रॉडर मैसेज देने के लिए कॉमन पीपल को एक कोशिश होती है। लेकिन काम तो कई लेवल पे चल रहा होता है, और बीजेपी इसी मामले में एक बड़ी शक्तिवान पार्टी है जो एक साथ कई काम करती रहती है। यानी एक ये चल रहा है, साथ साथ कुछ और चल रहा होगा, फिर कुछ और चल रहा होगा, और एक साथ कई भाषाओं को जोड़ भी रही होती है। एक तरफ आपको दिखाई पड़ेगा कि तरह तरह के इसमें लीडर्स हैं जो तरह तरह की भाषा बोलते हैं, और उन सारी भाषाओं को एक साथ तरह तरह की पोजीशंस लेते हैं। कोई उग्र है, कोई मिडिल पाथ का है, कोई गांधीयन सोशलिज्म वाला है, कोई, तो सबको मिला करके एक समाहार, और हर का अपना इन्फ्लुएंस का जोन है। तो इनका कोई भी बुलेट, जिसको कहते हैं ना बुलेट, वो चला हुआ खोखा नहीं है। वो सारे खोखा जो है वो अपने आप में जिनमें पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो ये इन्होंने कल्टीवेट किया है। मुझे लगता है ये एक बड़ी बात है, जो यानी एक नेता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी कई नेता है नीचे के लेवल पे जो प्रभावी हैं, जो लगातार काम करते रहते हैं। कई बार दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते हैं, कई बार विजिबल होते हैं, कई बार विजिबल। और खास करके जो संघ की ट्रेनिंग है, बहुत सारे इनके पॉलिटिशियंस जो आए हैं संघ की ट्रेनिंग से आए हैं, जो बीजेपी में पोस्ट किए हुए हैं या बीजेपी के पॉलिटिक्स में आए हैं, वो अपनी तरह से पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, जो एकदम अलग तरह का पॉलिटिक्स होता है। प्रोफेसर बद्रीनारायण, एक अंतिम सवाल आपसे कि नरेंद्र मोदी के पहले जो हिंदू हृदय सम्राट थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, और आडवाणी जी ने जब अपनी जो इमेज थी उसको इंक्लूसिव बनाने के लिए जिन्ना की प्रशंसा की या जिन्ना के मज़ार पे गए, तो आरएसएस ने उनको छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, उनको त्याग दिया। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुस्लिम आउटरीच कर रहे हैं और पसमंदा मुस्लिम और तमाम तरह के मुस्लिम संगठनों से मिलने की बात कर रहे हैं, तो आपको ये डर लगता है कि कहीं जो उनका कोर कैपिटल हिंदुत्व का बेस है, हिंदुत्व का वोट है, वो कहीं ना कहीं खिसक जाएगा और वो फिर न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो ये कॉन्ट्रडिक्शंस है, और कॉन्ट्रडिक्शन को संभालना, मैं कहता हूँ विरुद्धों का सामंजस्य, यानी बीजेपी जो है वो विरुद्धों का सामंजस्य करने वाली पार्टी है। और संघ के जो कारण कोर जो उसका वोट बनता है या कोर मानसिकता बनती है, क्या वो इस तरह की पॉलिटिक्स से मुश्किल में पड़ेगी या कॉन्ट्रडिक्शंस और तेज होगा? मुझे लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शंस उभरेंगे। जैसे जहां पर जाति को एड्रेस करते हैं बीजेपी के नेता, तो वहां पर संघ अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन एक सहमति है संघ के उसमें, और संघ और बीजेपी में वो सहमति है कि सबको इंक्लूड करने के अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। कहीं गवर्नेंस की स्ट्रेटेजी है, कहीं डिस्कोर्सेस की स्ट्रेटेजी है, कहीं मीटिंग की स्ट्रेटेजी है। सबको इंक्लूड करो, किसी को भी छोड़ो मत, सर्वसमाहार की पार्टी।
और उसके लिए जितना भी अपने को फैला सको, अपना विस्तार कर सको, अपने को लचीला बना सको, उतना ही लचीला बनाओ। यानी छूट है कि आप अपने को किसी भी तरह से रिडिफाइन करिए, बट हमें आपको जोड़ना है। आपको जोड़ने के लिए हम कह सकते हैं अभी प्रिंट भी है, हम प्रिंट भी हैं। द प्रिंट कौन है? हम है। तो द प्रिंट हम अपने को कहेंगे तो आप हमसे डिफर कैसे करेंगे? आप हमारे साथ जुड़ ही जाएंगे। तो अपने को रिडिफाइन करना, जोड़ने के लिए, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन इन कॉन्ट्रडिक्शन को बहुत ठंडे मन से ये लोग रिजॉल्व करना जानते हैं। यानी कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत गर्म करके चीजों को खाते हैं, कुछ लोग होते हैं ना ठंडा करके चीजों को खाते हैं। तो ये जो बीजेपी की जो पूरी राजनीतिक शैली है, वो चीजों को बहुत हवा दे करके नहीं, बहुत ठंडे में उसको ठंडा करके रिजॉल्व करती है। तो वो रिजॉल्व करना चैलेंजिंग है, बट करने में बीजेपी के पास वो कैपेसिटी है। और संघ खुद भी बहुत मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और तमाम तरह के, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे संघ के ऑर्गेनाइजेशंस डिसएग्री करते हैं बहुत सारे स्टैंड पर गवर्नमेंट के, लेकिन अल्टीमेटली वो उनके साथ खड़े होते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो सहमतियां हैं, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपका रहना नेशनल इंटरेस्ट में अकॉर्डिंग टू देम बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर बद्री नारायण हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो आने वाले दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि जो वो अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी कोर कंस्टिट्यूंसी है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। और अगले 10 सालों का पीएम ने ये बात कही कि नेक्स्ट डिकेड का एजेंडा क्या होगा, पार्टी इसको देखे, इसको तय करे। तो आने वाले दिनों में इस पर ढेर सारे सवाल होंगे, ढेर सारे शंकाएं भी होंगी और कॉन्ट्राडिक्शन भी होगा, लेकिन उन कॉन्ट्राडिक्शन को पाटना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खूबी है। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शक जो हमसे जुड़े उन सबका भी धन्यवाद। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और डीपी सिंह जी से मुलाकात हो गई। थैंक यू। फिजिकल ना हो गए कम से कम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।